कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर आज भी फैसला नहीं हो पाया। दिन भर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के घर पर मुलाकातों का दौर चलता रहा। सूत्र बताते हैं कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। डीके शिवकुमार इस बात पर अड़े हैं कि पहले 2.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बीच खबर आ रही है कि अगले 2 दिनों तक कांग्रेस सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी। तब तक दोनों नेता दिल्ली में ही रहेंगे। पार्टी ने दोनों को कोई भी बयान देने से मना किया है। इस बीच खबर ये भी है कि बेंगलुरु में शपथ ग्रहण की तैयारियां फिलहाल रोक दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के मुंबई दौरे पर है। आज उन्होंने एक कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और बीएमसी चुनावों की रणनीति पर बात की। पार्टी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा। उन्होंने एमवीए पर भी निशाना साधा और कहा कि उद्धव सरकार के वक्त विकास के सारे कामों पर फुल स्टॉप लग गया था। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात में केंद्र सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां भी गिनवाई। मोदी कैबिनेट ने खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला किया और किसानों को बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने खाद पर सब्सिडी कम करने पर मुहर लगाई। खरीफ के सीजन में खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इस साल खरीफ सीजन में सरकार खाद पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसका सीधा फायदा खरीफ की खेती करने वाले 12 करोड़ किसानों को होगा। खरीफ की फसल अप्रैल से सितंबर के बीच होती है। इसमें मुख्य तौर पर धान की बुवाई होती है, जिसके लिए भारी मात्रा में खाद की जरूरत होती है। एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में कुर्मी समाज का आंदोलन जारी है। आज कुर्मी समाज के लोगों ने खड़गपुर में बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल रविवार को कुर्मी समाज के लोगों ने दिलीप घोष के काफिले का रास्ता रोक लिया था, जिसके बाद बीजेपी के नेता भड़क गए थे। नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने दिलीप घोष के घर का घेराव कर लिया। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बंगाल के जंगल महल यानी झारखंड से सटे इलाकों में कुर्मी समाज का आंदोलन ममता सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। मणिपुर में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मणिपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अपनी बात रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मणिपुर सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। इस साल 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने मेतई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई थी। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के 5वें और आखिरी दिन भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। आज बाबा के होटल के बाहर भी लोगों का बड़ा हुजूम नजर आया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। इस बीच पटना के डाक बंगला चौराहे पर बाबा बागेश्वर के पोस्टरों से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। यहाँ बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई। इतना ही नहीं, पोस्टरों पर 420 भी लिख दिया गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर का हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पूरे मंदिर परिसर में गंगा जल का छिड़काव किया। दरअसल शनिवार को कुछ मुस्लिम युवक सिर पर हरी चादर लिए मंदिर के गेट पर नजर आए थे। उन युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर सरकार ने एसआईटी गठन का आदेश दे दिया। उधर मुस्लिम युवकों ने सफाई दी कि वो हर साल संदल जुलूस निकालते हैं और मंदिर के गेट तक जाते हैं। गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन में एनआईए ने देश भर के 6 राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 200 अधिकारियों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा। पंजाब और चंडीगढ़ में 65 जगहों पर एनआईए का छापा पड़ा है। पिछले 3 दिनों में एनआईए का ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। एनआईए की ये छापेमारी पिछले साल दर्ज किए गए 3 अलग अलग मामलों में की जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की केयरटेकर सरकार ने 9 और 10 मई को हुई हिंसा पर सख्त रुख अपना लिया है। सरकार के एक मंत्री ने कहा कि इमरान खान के जमान पार्क वाले घर में 40 आतंकी मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने 24 घंटे में आतंकियों को पुलिस के हवाले नहीं किया तो एक्शन के लिए तैयार रहें। मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि एनएबी ने इमरान को 18 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है।
मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते यानी 18 से 24 मई के बीच हरियाणा और पूरे एनसीआर में मौसम में तेजी से बदलाव की भविष्यवाणी की है। तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में गुजरात से राजस्थान तक हल्की बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस साल केरल में मॉनसून के 4 दिन देरी से पहुंचने का अनुमान है। लोकतंत्र, जब हम समझने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र को, तो अक्सर हमारा जो विश्लेषण है वो सिर्फ चुनावों तक सीमित रह जाता है। लोकतंत्र का मतलब है चुनाव, लेकिन लोकतंत्र का मतलब है लोग। लोग क्या चाहते हैं, लोग किस चीज से जुड़े हुए हैं और लोगों की इस समय दशा क्या है, उनकी मनोदशा क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, जिनमें आपको पटना में लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी। और यह भीड़ पैसा देकर नहीं बुलाई गई थी, ये भीड़ गाड़ियां भेजकर नहीं बुलाई गई थी, ये भीड़ किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ये कोई रैली नहीं है, ये किसी फिल्म स्टार को देखने की भीड़ नहीं है, ये आईपीएल का मैच देखने की भीड़ नहीं है। ये भीड़ अपनी स्वेच्छा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित की गई इस हनुमंत कथा को सुनने आई है, जिसका आज आखिरी दिन था। कहा जा रहा है कि बाकी दिनों के मुकाबले आज इस कथा में शामिल होने आए लोगों की भीड़ और भी ज्यादा थी, और यह भीड़ 11 से 12 लाख लोगों की बताई जा रही है। अब आप सोचिए, आज के जमाने में 10 से 12 लाख लोग स्वेच्छा से कहां इकट्ठे हो जाएंगे, किसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे? कोई ना कोई तो एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए जिसकी वजह से 10-12 लाख लोग अपनी मर्जी से इस गर्मी में इकट्ठा हो जाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लगभग 82% हिंदू रहते हैं, लेकिन बिहार की जातिगत व्यवस्था इतनी मजबूत है कि बिहार आज भी एक होते हुए भी अलग अलग 300 जातियों में बटा हुआ है। और बिहार में हर जाति और हर वर्ग की अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, अपना एक नेता है। और बिहार में हिंदू समुदाय के लोग जब चुनाव में वोट डालने के लिए जाते हैं तो वो भी सबसे पहले यही देखते हैं कि उनकी जाति का उम्मीदवार कौन है। और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे वो किसी की भी बात करती हूं, जब वो चुनाव लड़ती हैं बिहार में, तो सारे जो सीटों का बंटवारा होता है और जो टिकट बांटे जाते हैं वो जाति के आधार पर बांटे जाते हैं। लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 16% दलित हैं, 1.3% आदिवासी हैं, लगभग 50% लोग ओबीसी समुदाय से हैं, जिनमें 15% अकेले यादव समुदाय के लोग हैं, जबकि 5% ब्राह्मण हैं, 5% राजपूत हैं और 4% भूमिहार हैं। और बिहार में इस तरह से 82% हिंदू आबादी अलग अलग जातियों में बटी हुई है। ये हैं तो सब कहने को हिंदू, लेकिन इनकी जातियां अलग अलग हैं और ये अपनी अपनी जाति के हिसाब से चलते हैं। ये बिहार का एक कास्ट डिवीजन आपकी स्क्रीन पर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। अब आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन में आए इन लाखों लोगों को देखिए। क्या आप इनकी जाति को पहचानते हैं? क्या आप बता सकते हैं ये किस वर्ग से हैं? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन से ओबीसी हैं, किस जाति के हैं, कौन से ऊंची जाति के हैं, कौन से नीची जाति के हैं? क्या आपको लगता है कि ये 10 से 12 लाख लोग किसी एक ही जाति के हैं? आप इस भीड़ में शामिल लोगों की जाति बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें हर जाति के लोग शामिल हैं, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि इन तमाम लोगों का धर्म एक ही है और वो है हिंदू धर्म। और पटना में आज लाखों लोग जिस पंडाल में बैठे थे वो असल में हिंदुत्व का पंडाल था, यानी इन सब के ऊपर हिंदुत्व की चादर थी, इनके सिर पर हिंदुत्व की चादर थी। और उसी धर्म ने इन्हें एकजुट करके एक साथ 10 से 12 लाख लोगों को यहां तक वो धर्म खींच लाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो काम बीजेपी कर्नाटक में नहीं कर पाई और वहां जातियों में बटे हुए हिंदुओं को वो एकजुट नहीं कर पाई, वो काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी इस हनुमान कथा के जरिए कर दिया। जो काम बीजेपी बजरंगबली का मुद्दा उठाकर कर्नाटक में नहीं कर पाई, वही बजरंगबली, उन्हीं की कथा सुनने के लिए यहां 10 से 12 लाख लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, अपना पैसा खर्च करके यहां आ गए। और आज उनकी कथा के आखिरी दिन इस पंडाल के नीचे सैकड़ों जातियों के लोग खुद को हिंदू मानकर एक साथ बैठे हुए थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और ये लोग आस्था और चमत्कार की उम्मीद में यहां आए थे और इन्हें लगता है
कि हिंदू धर्म में जो भगवान हैं इनके, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, या फिर वो हनुमान जी हों, वो इनके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। और ये चमत्कार देश के नेता नहीं कर सकते, ये चमत्कार देश की सरकारें नहीं कर सकती। इन लोगों को लगता है ये चमत्कार सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कर सकते हैं, और हिंदू धर्म के जो इनके देवी देवता हैं ये उस चमत्कार की उम्मीद में आज यहां पर आए। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं से, हमारे देश की अलग अलग सरकारों से, इस देश की व्यवस्था से अब निराश हो चुके हैं, जिन्हें यह लगता है कि भगवान ने उन्हें इतने कष्टों से भरा हुआ जीवन क्यों दिया है, जो आज भी ये सवाल उठाते हैं कि आज इन्हें एक लोटा पानी लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और दूसरी तरफ देश में बड़े बड़े शहरों में वो लोग भी हैं जो बड़े बड़े बंगलों में, स्विमिंग पूल वाले घरों में रहते हैं, लेकिन उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा और धर्मगुरुओं से उम्मीद और चमत्कार की उम्मीद रहती है। इसलिए ये लोग अपनी जाति भूल जाते हैं, और यहां ये अपनी जातियां भुलाकर आए हैं। इसलिए ये भीड़ हमारे समाज पर, हमारी सरकारों पर और हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत गंभीर टिप्पणी है। दो तस्वीर आप देखिए। एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा कैसे हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास पीने का पानी तक नहीं है। ये वर्ग, ये लोग, ये महिलाएं कभी ना कभी तो ये सोचती होंगी कि इनके जीवन में, इनके भाग्य में ये सब क्यों लिखा है, और जब इनका तर्क और इनका विश्वास इनको कोई जवाब नहीं दे पाता, तब ये इस तरह हनुमंत कथा सुनने के लिए आते हैं और फिर किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। आज जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब पटना की सड़कों पर जबरदस्त भीड़ थी, सड़कों पर जैम लगा हुआ था, और वहां की सड़कों पर हर व्यक्ति किसी भी तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए लगाए गए इस पंडाल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यानी ऐसा समझिए कि सारी सड़कें इस पंडाल की तरफ जा रही थी। इन लोगों में एक व्यक्ति भी, एक ऐसा भी था जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मनोकामना लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास आया था, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आज लोगों को यह बताया कि कैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और अब उनके इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है, और कुछ लोगों ने आज पटना में उनके पोस्टर्स पर कालिख पोतने की भी कोशिश की है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा भले ही आज समाप्त हो गई हो, लेकिन अब बिहार में एक नई राजनीतिक कथा शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी अलग अलग जातियों के लोगों को हिंदू धर्म के रूप में इस तरह एकजुट देखकर आज खुश तो बहुत होगी। ये अलग बात है कि उनके नेता ये काम नहीं कर पाए, जबकि दूसरी पार्टियां इन तस्वीरों को देखकर आज परेशान जरूर हो रही होंगी। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। एक बात कह रहे, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। हमें छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। कथा से बहुत कुछ पाया, इतना आनंद आया। हमें ये एहसास होता है कि यहाँ पे इस बिहार राज्य ही नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान की जनता को केवल भक्ति चाहिए। वो इतना फ्रस्ट्रेट में जी रहा है, कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ऐसे ऐसे अगर महान आत्मा प्रवचन करने बाबा आते हैं तो इतने अंदर से अंतरात्मा जागृत होती है कि नहीं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म का प्रचार करने के लिए निकले हैं। आत्मा आती पसंद हो गया।
ऐसा लग रहा है ना कि बार बार आए। अच्छा, इतनी गर्मी झेलने के बाद 5 दिन आप बार बार हो, आप फिर आएंगे? हाँ, फिर आएंगे। भगवान जी से दर्शन हो गया। गर्मी नहीं लगी आपको? गर्मी तो देख ही रहे हैं, सब प्रभु का है, बाबा के आशीर्वाद से गर्मी उतना नहीं लग रहा है। आज बाबा का अंतिम दिन है। सन्यासी बाबा की जय। बहुत खुश होके जा रहा है। सरकार की जय। हर वर्ग का व्यक्ति आपको यहां मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गरीब लोग ही हैं, सिर्फ अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग हैं। पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, गाड़ियों वाले भी हैं, मोटरसाइकिल टू व्हीलर वाले भी हैं, रिक्शा वाले भी हैं, जो लोग पैदल हैं वो भी हैं, टांगे वाले भी हैं। सब तरह के लोग हैं। जिनके पास अच्छी नौकरी है वो भी हैं और जो बेरोजगार हैं वो भी हैं। अब आप सोचिए, ऐसा क्या जादू है, ऐसी कौन सी चुंबक है कि ये सारे के सारे लोग एक साथ एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। हमारे देश में ये काम कोई नहीं कर पाया, ना कोई नेता कर पाया, ना कोई पार्टी कर पाई, ना कोई और कर पाया। कभी कभी जरूर आईपीएल का मैच देखने के लिए आपको एक भीड़ दिखाई देती है, लेकिन वो भी 40-50 हजार लोगों की। 10 से 12 लाख लोग कहीं पहुंच जाएं स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, वो एक बहुत बड़ा सवाल आज देश के सामने है कि हमारे देश में लोग क्या सोच रहे हैं और क्या ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्या ये वो लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं, क्या ये वो लोग हैं जो अब अपने जीवन में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये चमत्कार क्या चुनाव में भी अपना कमाल दिखा सकता है। जब इतने सारे हिंदू पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कहने पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर ये चुनावों में इकट्ठा क्यों नहीं होते, चुनावों में एक साथ वोट क्यों नहीं देखते, चुनाव में इनकी जातियां बीच में क्यों आ जाती हैं और आज ये जातियां खत्म कैसे हो गई। जिस बिहार में 82% आबादी हिंदुओं की है, उस बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जो कि हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की पार्टी मुख्य तौर पर मानी जाती है, उस बीजेपी को 19.5% वोट मिले थे, जबकि जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करने वाली जेडीयू को 15.5% वोट मिले थे और लालू यादव की आरजेडी को, जो कि यादवों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, उसे भी 23% वोट ही मिले थे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन यह बात भी सही है कि बीजेपी तो कर्नाटक की तरह बिहार में भी जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाई थी। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह चमत्कार करके दिखा दिया और अब बीजेपी इस चमत्कार के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बहुत उम्मीदों से देख रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है या करती रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के जो हिंदू वोट हैं, हिंदू वोटर जो हैं, वो अपनी जातियों को भुलाकर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहे हैं, प्रशासन के नाम पर, गवर्नेंस के नाम पर और योगी के नाम पर और मोदी के नाम पर, इस डबल इंजन के नाम पर वो वोट दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश भी एक जमाने में बिहार की तरह हुआ करता था, जो जातियों में बटा हुआ था और उन जातियों को तोड़ना किसी भी पार्टी के लिए असंभव सी बात थी। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया, लेकिन कर्नाटक में नहीं कर पाई, बिहार में नहीं कर पाई और दूसरे बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं कर पाई। लेकिन वो काम धीरेंद्र शास्त्री ने कर दिया। अब बड़ी बात यह है, इसका विश्लेषण क्या है। इतने सारे लोग अपनी स्वेच्छा से, इनको कोई पैसे देकर नहीं लाया है, इनके लिए किसी ने गाड़ियां नहीं भेजी कि आपको आना ही होगा, इन्हें बूथ वर्कर्स इनके घर से उठाकर लाकर नहीं लाए हैं, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है और ना ही इन्हें और कोई लालच यहां पर आने के लिए दिया गया है। ये सब चमत्कार की उम्मीद में आए हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि अंधविश्वास है, लेकिन यह अंधविश्वास कब शुरू होता है? जहां तर्क समाप्त हो जाता है और जहां विश्वास हार मान लेता है, वहां अंधविश्वास शुरू होता है, अगर आप इसे अंधविश्वास मानते हैं। और इन लोगों के साथ बड़ी बात यह है कि जो तर्क है वो अब हार चुका है इन लोगों के जीवन में। इन लोगों ने जिस जिस पर विश्वास किया, उनका वो विश्वास टूट चुका है, इसलिए अब ये लोग यहां आए हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की शरण में ये सरकार बनाने के लिए नहीं आए हैं, किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं आए हैं,
ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हैं, अपने जीवन में बदलाव के लिए आए हैं और एक लॉटरी की तरह हैं यहाँ, क्योंकि 10 से 12 लाख लोगों को तो सबको मौका नहीं मिलेगा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलकर पर्ची ले सकें और उनसे बात कर सकें, लेकिन एक लॉटरी की तरह है। उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी लॉटरी निकल आएगी और धीरेन्द्र शास्त्री उनसे उनकी समस्या पूछ लेंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि जाओ, आशीर्वाद है और तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ सही हो जाएगा। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कोई बीमारी है, किसी को और कोई समस्या है, किसी को गरीबी सता रही है और सबको वो यही आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएगी। कोई गारंटी नहीं है कि होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप विश्वास देखिए कि ये सारे लोग इस बात पर विश्वास करके खुशी खुशी सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अपने घरों में लौट जाएंगे और उसके बाद कल से इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनका जीवन बदल रहा है। ये हमारे लोकतंत्र पर एक टिप्पणी है, यह हमारे देश की सरकारों पर एक टिप्पणी है, यह हमारे देश की पार्टियों पर एक टिप्पणी है और 75 वर्षों में हमने अपने देश के लोगों को क्या दिया है, कितना उनका विश्वास जीता है, ये उन पर भी एक टिप्पणी है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने ही डबल इंजन के बीच में कैसे फंस गई है और इनमें एक इंजन का नाम है सिद्धारमैया और दूसरे इंजन का नाम है डीके शिव कुमार और कांग्रेस हाईकमांड इन दोनों इंजन्स के बीच में फंस गई है। ये कांग्रेस का डबल इंजन है, लेकिन ये जो डबल इंजन है ये एक दिशा में नहीं जा रहा, ये 2 दिशाओं में जा रहा है, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपना दावा हटाने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में एक के बाद एक लगातार कई बैठकें दिन भर चलती रही, लेकिन इनमें से किसी भी बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। सारे फॉर्मूले ट्राई कर लिए गए। आज दोपहर तक ऐसी खबरें थी कि सिद्धारमैया ने आखिरी ओवर में शानदार बैटिंग करके कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने का यह मैच जीत लिया है और कांग्रेस का हाईकमांड भी उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाने पर तैयार हो गया है, यानी हाईकमांड की पहली पसंद वही है। लेकिन इस मैच के नतीजों का ऐलान होता उससे पहले ही डीके शिव कुमार ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि अगर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री वो नहीं बने तो वो इस पूरे खेल को बिगाड़ भी सकते हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी ने भी कई बैठकें की हैं। सबसे पहले सुबह करीब 9:30 बजे राहुल गांधी की मुलाकात पार्टी के नेता भंवर जितेंद्र सिंह से हुई, जिन्हें कर्नाटक का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। वो तमाम विधायकों से मिलकर आए थे। इसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल से हुई, जिन्होंने बाद में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और सूत्रों से हमें पता चला कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने पर अपनी सहमति दे दी और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए हाईकमांड की पहली पसंद नहीं है। सुबह करीब 11:30 बजे राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से मुलाकात की। इसके बाद डीके शिव कुमार ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन इन तमाम बैठकों के बाद भी अगले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया। फोटो जरूर खींची। अब देखिए, फोटो तो बहुत अच्छी है, फोटो में मुस्कुराहट है, दोनों राहुल गांधी और डीके शिव कुमार मुस्कुरा रहे हैं और फूलों का गुलदस्ता भी है, लेकिन सब कुछ इतना मीठा मीठा और इतना सुंदर नहीं है। और ये जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे एक दर्द भी है। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठकों का दौर आज दिन भर चलता रहा। सबसे पहले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी के ऑब्जर्वर बनाए गए सुशील कुमार शिंदे ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर लगातार दूसरे दिन डीके शिव कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक और बैठक हुई जो 2 घंटे तक चली और सूत्रों से हमें पता चला कि इस बैठक में डीके शिव कुमार से यह कहा गया कि पार्टी 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है और उन्हें पहले टर्म में उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो पार्टी ने यह फॉर्मूला दे दिया कि भाई अब ये लड़ाई खत्म करो और आप 2.5 साल आप बन जाओ और 2.5 साल आप बन जाओ, यानी इस सत्ता को आधा आधा बांट लो आपस में। पहले सिद्धारमैया को बनने दो और बाद में डीके शिव कुमार बाद के 2.5 साल बन जाएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मौका आज मिल रहा है वो 2.5 साल बाद मिलेगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। कल किसने देखा। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार ने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो जाता
तब तक वो दिल्ली छोड़कर अब नहीं जाएंगे। और आज कांग्रेस पार्टी के कई विधायकों के साथ उनकी तस्वीरें भी आई हैं और लगभग 10 विधायक ऐसे थे या 10 से भी ज्यादा जो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और डीके शिव कुमार के साथ जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, कह दिया है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा और उन्होंने साफ कह दिया है कि मुझे तो मुख्यमंत्री का पद ही चाहिए। और तीसरा, अगर पार्टी 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है 2.5 साल के लिए रोटेशन पर, तो पहले 2.5 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री चुना जाए। तो वो इंतजार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं अगर 2.5 साल भी बनाना है तो पहले 2.5 साल मैं बनूंगा, सिद्धारमैया अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो डीके शिव कुमार अब राजस्थान के सचिन पायलट बनने के रास्ते पर है। I am not commenting anything. You people are commenting lot of things. You do whatever you want. Sir, what discussion you had with Mr. Kharge and Mr. Gandhi? Nothing, no discussion, nothing. Just pranam. That's all. Sir, how long it will take to take decisions? So the Congress is still a united front right now. Okay, are you going to Bangalore today, sir? I don't know. Okay, are you staying in Delhi today? Don't worry. I will not leave. I have a house here. You don't know. Okay, okay. Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? Am I talking to the next Chief Minister of Karnataka? So you are going to be the next CM of Karnataka? अब आप ये देखिए कि लोकतंत्र की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को किस बात के लिए चेतावनी दे रही है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आज एक ट्वीट लिखा और उन्होंने कहा कि पार्टी अगले 48 से 72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन इस दौरान अगर पार्टी लीडरशिप को लेकर कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई बयान दिया तो इस बयान को पार्टी उस नेता की अनुशासनहीनता मानेगी और उस नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम नेताओं को कह दिया है कि अब कोई भी इस मुद्दे पर ना तो बयान जारी करेगा और ना ही मीडिया से कोई बात करेगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए। तो आपको याद होगा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया था वो 13 मई को आया था और आज 17 मई है। 17 मई का दिन भी अब निकल चुका है, तो 13 से 17 मई हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि अपने इन 2 बड़े नेताओं में से, 2 इंजन्स में से किस इंजन को वो आगे रखेगी। कांग्रेस में डबल इंजन वाली इस दुविधा को आप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। ये तस्वीरें बेंगलुरु के उस स्टेडियम की हैं जहां आज दोपहर तक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही थी। इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन जब कई बैठकों के बाद भी हाई कमांड ने मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं किया तो वहां जो पर्दे लगाए जा रहे थे, जो तैयारियां हो रही थीं, अब उनको वापस से उतारा जाने लगा। आप खुद देखिए। You can see the crew members are relaxing. Earlier they were working in a full swing because they were supposed to complete all kind of arrangements by tomorrow afternoon. 3:30 was the swearing-in ceremony. Now the instructions are clearly given to them not to continue the preparation work, and there were also red carpet on this particular place as well as on the other track, and everything has been removed. And there were also saffron and green frills, which is the color of Karnataka Congress, which was put on the balcony, and that also been removed by the crew members. तो स्टेडियम में शामियाने न लगाए जा रहे हैं, फूलों की व्यवस्था कर ली गई थी, लोगों के बैठने आने जाने की व्यवस्था कर ली गई थी, साज सज्जा का पूरा काम चल रहा था कि यहाँ पर नए मुख्यमंत्री और नई सरकार
अपना शपथ ग्रहण समारोह यहां करेगी, लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली से यह पता चला कि हाईकमांड अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा है और अब कल ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाएगा, तो अब इन शामियानों को वापस उतारा जा रहा है। कांग्रेस हाईकमांड ने सारे फॉर्मूले अपनाकर देख लिए, लेकिन डीके शिव कुमार कर्नाटक के सचिन पायलट नहीं बनना चाहते। जैसा मैंने आपको बताया कि हाईकमांड ने उन्हें कहा कि भाई आधा आधा बांट लो, पहले सिद्धारमैया को बनने दो 2.5 साल, फिर 2.5 साल आपको बना देंगे। तो उस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे यह मंजूर नहीं है, 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी तब स्वीकार करूंगा, पहले मुझे बनाओ 2.5 साल। इसके बाद उनसे कहा गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन अच्छे अच्छे जो मंत्रालय हैं वो सब आपको दे दिए जाएंगे। इस पर भी डीके शिव कुमार तैयार नहीं है और शायद वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो जानते हैं राजनीति में क्या होता है और उससे भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की राजनीति में क्या होता है वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि ये उनका लाइफ टाइम मौका है। इस बार अगर उन्होंने इस मौके को गंवा दिया तो दोबारा जीवन में यह मौका नहीं आने वाला। अब न जाने कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कब जीतेगी, और जब जीतेगी भी तो डीके शिव कुमार की स्थिति और डीके शिव कुमार की भूमिका उस समय क्या होगी कौन जानता है। वो बहुत समझदार नेता हैं, मेहनत उन्होंने बहुत ज्यादा की है और वो कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। सारे संसाधन उन्होंने जुटाए, कार्यकर्ताओं से काम उन्होंने करवाया, लेकिन अब पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है और वो ये बात जानते हैं कि या तो ये सौदा वो आज कर पाएंगे, और अगर आज उन्होंने ये सौदा नहीं किया हाईकमांड के साथ तो फिर जीवन में दोबारा ये मौका नहीं आएगा। और ऐसा पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है और डीके शिव कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद होगा वर्ष 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तब राजस्थान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कर्नाटक में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार हैं। और सचिन पायलट की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव जीती और अशोक गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। कायदे से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन उस समय सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट से कहा गया कि भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, फिर बाद में अपनी बारी का इंतजार करो, और अगर पार्टी हाईकमांड को सही लगेगा तो आगे चलकर आपको, अभी तो आपकी उम्र पड़ी है, अभी आप बहुत युवा हैं, आगे चलकर आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया और अब आप जानते हैं सचिन पायलट कैसे अब अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, कैसे वो अशोक गहलोत के खिलाफ ही एक मोर्चा खोल चुके हैं राजस्थान में। और तब से राजस्थान में डबल इंजन के बीच ये लगातार टक्कर चल रही है और सचिन पायलट ने हाल ही में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एक जन संघर्ष यात्रा भी निकाली है। अब जब डीके शिव कुमार ये तस्वीरें देखते होंगे सचिन पायलट की तो उन्हें शायद अपना भविष्य याद आता होगा, उन्हें लगता होगा कि ये मेरा ही भविष्य है और हो सकता है आज से कुछ समय के बाद इसी तरह की पदयात्रा मुझे सिद्धारमैया के खिलाफ निकालनी पड़े, क्योंकि बाद में जब ये मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो मेरा हश्र भी ऐसा ही होगा जैसा सचिन पायलट का हुआ। शायद इसीलिए डीके शिव कुमार कर्नाटक के सचिन पायलट नहीं बनना चाहते, वो अपना हक भविष्य की संभावनाओं पर टालना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि आज जो उनकी स्थिति है, आज वो बार्गेन करने की बहुत अच्छी स्थिति में है और ये सौदा, ये जो मामला है, ये वो आज ही फाइनल करना चाहते हैं। 75 साल के सिद्धारमैया ने वर्ष 2006 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता सिर्फ 17 साल पुराना है, जबकि 61 साल के डीके शिव कुमार का 43 साल का राजनीतिक जीवन शुरुआत से ही कांग्रेस को समर्पित रहा है। तो फिर सोचिए ऐसा क्यों है कि जो सिद्धारमैया जेडीएस से कांग्रेस में आए उन्हें तो कांग्रेस दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन जो डीके शिव कुमार अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका पहला कारण है जाति और दूसरा कारण है विधायकों पर प्रभाव। आप देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि जाति जो है हमारे देश की राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। सारे बड़े राजनीतिक फैसले, सारे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन जाति के आधार पर होता है। कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के नेताओं के बीच घूमती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी नया दांव चलना चाहती है और वो कुर्बा समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कर्नाटक में इस समुदाय की आबादी लगभग 7% है,
जबकि डीके शिव कुमार वोकालेगा समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के 11% लोग कर्नाटक में हैं। लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने इंजन की पूरी ताकत तब भी लगानी पड़ रही है। कांग्रेस में डबल इंजन वाली स्थिति लगभग हर राज्य में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक सब में एक जैसी स्थिति है। और मध्य प्रदेश में डबल इंजन में एक इंजन के निकल जाने के बाद से उसकी सरकार गिर भी चुकी है और जो इंजन बाहर निकला था उसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस अपने डबल इंजन के साथ संघर्ष कर रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू के बीच ये दो इंजन थे, लगातार संघर्ष रहता था। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार कर्नाटक के डबल इंजन हो गए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट डबल इंजन हो गए और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल ये डबल इंजन हो गई। इनका भी संघर्ष चलता रहता है। और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रत्याभा सिंह का जो गुट है उसमें भी आपस में संघर्ष चलता रहता है। अगला विश्लेषण लोकतंत्र के बारे में नहीं बल्कि लोन तंत्र के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस देश पर है? और इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को लोन देता है। लेकिन आज आपको बताएंगे कि अमेरिका पर खुद कितना लोन है और कैसे अमेरिका कर्जे में ऊपर से नीचे तक डूबा हुआ है। इस कर्ज की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने 24 मई को अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे को रद्द कर दिया है, जहां क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली थी। यानी क्वाड का पूरा समिट जो बाइडेन की वजह से अब कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो बाइडेन को अमेरिका में रहकर वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक प्रस्ताव पास करवाना है जिससे वो कर्ज लेने की सरकार की सीमा को और बढ़ा सके, क्योंकि इस समय उनकी सरकार को कर्ज की सख्त आवश्यकता है। अमेरिका पर भारतीय रुपयों में 2,584 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और यह कर्ज अमेरिका की कुल जीडीपी का 124% है। यानी भारतीय रुपयों में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था 100 रुपए की है तो उसका कर्ज 124 रुपए है। और इसका एक मतलब यह भी है कि आज अगर अमेरिका ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बेच दिया तो भी वो अपना पूरा कर्ज चुका नहीं पाएगा। अमेरिका से अच्छी स्थिति तो भारत की है। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का सिर्फ 54% था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है जो 2000 लाख करोड़ रुपए की है। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज उसी अमेरिका पर है, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वक्त अमेरिका की सरकार का खर्च उसकी आय से 76 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है और यह इतनी बड़ी रकम है कि इसमें पाकिस्तान जैसे दो देशों की अर्थव्यवस्था समा सकती है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है कि जो बाइडेन प्रशासन के पास अपना कर्ज चुकाने के लिए और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए अब डॉलर्स नहीं बचे हैं और अगर 1 जून से पहले अमेरिका की संसद में कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो अमेरिका के दिवालिया होने का संकट पैदा हो सकता है। कर्ज लेने की यह सीमा अभी भारतीय रुपयों में 2,570 लाख करोड़ रुपए की है और अमेरिका की सरकार पहले ही इस सीमा से ज्यादा का लोन ले चुकी है। इसलिए अगर उसे और कर्ज लेना है तो उसे अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इस पर प्रस्ताव लाकर वोटिंग करानी होगी और जब यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तब उन्हें कर्ज की सीमा बढ़कर उन्हें पैसा मिल सकता है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी, यानी जिस पार्टी से जो विपक्षी पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप है, वो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और अगर 1 जून से पहले कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो अमेरिका की सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगी, करोड़ों लोगों की पेंशन रुक जाएगी, सेना को पैसा मिलना बंद हो जाएगा और बाइडेन प्रशासन ने जो कर्ज लिया हुआ है उस कर्ज का और उस ब्याज का भुगतान भी नहीं हो पाएगा और इस स्थिति में अमेरिका और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। अमेरिका की स्थिति इस समय उस साहूकार के जैसी है जो पहले सबको कर्ज बांटता था, लेकिन अब वो साहूकार खुद सिर से लेकर पैर तक भयानक कर्ज में डूबा हुआ है। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि आज जब इन मुश्किल हालात में अमेरिका की सरकार को अपने देश के लोगों की चिंता करनी चाहिए थी, तब अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहा है और बता रहा है कि मैं ही सरपंच हूं।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के 200 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की विवेचना की गई है और इन देशों में भारत भी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में इस समय मुसलमान सबसे ज्यादा खतरे में। अब आप सोचिए, अमेरिका को ऐसे में भी भारत के मुसलमानों की चिंता है और वो भी गलत चिंता है। भारत के संदर्भ में जो 49 पन्नों की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की है उसमें सबसे ज्यादा 198 बार मुसलमान, 182 बार हिंदू, 132 बार ईसाई, 7 बार बजरंग दल और सिर्फ 1 बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि पिछले साल मध्य प्रदेश के खरगोन में जब सांप्रदायिक दंगे हुए तब इस घटना के बाद मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि यह जानकारी आधी अधूरी है। सच्चाई है कि उस समय जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला उन लोगों पर रामनवमी की शोभा यात्रा में दंगे भड़काने का आरोप था और जिन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला उनमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समुदाय के थे, हिंदू धर्म के लोग थे। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई को अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में धार्मिक रंग देकर यह बताने की कोशिश की कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसमें यह भी लिखा है कि इस वक्त भारत के 13 राज्यों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून लागू हैं और ये कानून मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं, जबकि ये भी पूरी तरह गलत है। ये कानून धर्म परिवर्तन के उस बिजनेस मॉडल के खिलाफ है जिसमें जबरदस्ती या फिर साजिश के तहत या पैसा देकर किसी का धर्म बदल दिया जाता है और ये कानून सभी धर्मों के लिए समान है। लेकिन इसके बावजूद ये रिपोर्ट कहती है कि इन कानूनों के जरिए मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यह रिपोर्ट इसलिए भी सही नहीं हो सकती क्योंकि इस रिपोर्ट के पीछे एक भारत विरोधी एनजीओ है जिसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस एनजीओ ने भारत के बारे में जो झूठ फैलाया उस झूठ को अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में हूबहू वैसे का वैसा ही सच मानकर छाप दिया, जबकि इस एनजीओ की सच्चाई यह है कि इसने 2021 में त्रिपुरा में मुसलमानों के घर जलाने की फेक न्यूज फैलाई थी और इस एनजीओ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी मिली भगत के आरोप लगते हैं। इसके अलावा इस एनजीओ के संस्थापक शेख उबैद पर यह आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर फंड्स इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा किया और बाद में अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में भारत को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया। तो इसलिए आप खुद सोचिए, अगर इस एनजीओ के आधार पर, इसकी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका यह कहता है कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, तो यह सच नहीं बल्कि यह भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। सच तो यह है कि भारत से ज्यादा धार्मिक स्वतंत्रता और भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्षता शायद आज दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगी और कर्नाटक के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा खुद सोचिए आप, कर्नाटक में 85% हिंदू रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व की बात करने वाली, बजरंगबली की बात करने वाली बीजेपी वहां हार जाती है और 13% मुसलमानों ने एकजुट होकर जिस कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया उस पार्टी की वहां सरकार बन जाती है। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता आपको और कहां मिलेगी? अमेरिका दुनिया के उन देशों में आता है जहां लोगों के साथ सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव है, लेकिन इसके बावजूद इस रिपोर्ट में अमेरिका ने अपने बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अमेरिका में गन कल्चर की वजह से हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं, स्कूलों में मासूम बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन वो हमेशा चुप रहता है। इसलिए भारत को भी अब अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उस पर चिंता जताते हुए अमेरिका के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है, इसका खंडन किया है। सबसे बड़ी बात, 1 महीने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। उनकी स्टेट विजिट शुरू होने वाली है जहां पर व्हाइट हाउस उन्हें होस्ट करेगा, उन्हें खाने पर बुलाएगा और नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक 1 महीना पहले अमेरिका एक ऐसी रिपोर्ट जारी करता है जो भारत के खिलाफ है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की मानसिकता कैसी है। अमेरिका की इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में इस समय बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी 40,000 है, जिनके लिए खास विचारधारा के लोग अदालतों में जाते हैं और कहते हैं कि सरकार को इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में ही बसा देना चाहिए, उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के इसी देश में घर तोड़े जा रहे हैं तो ये तमाम लोग आज इस पर चुप हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं, जहां पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के
30 से ज्यादा कच्चे मकानों पर आज बुलडोजर चला दिया गया और इसकी वजह से 150 से ज्यादा परिवार इस भीषण गर्मी में बेघर हो गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर इस उम्मीद से भारत में आए थे कि इस देश में हिंदू होने के नाते उन्हें न्याय मिलेगा, और क्योंकि ये एक हिंदू बाहुल देश है, ये उनका अपना घर है, इसलिए वो पाकिस्तान छोड़कर अपने घर लौटे हैं, अपने वतन लौटे हैं। लेकिन इसके विपरीत आज इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक पाकिस्तान से आए ये सभी हिंदू लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं और इन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इन्हें बसाने के लिए सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। और ये फैसला जो आपने सुना होगा, राजस्थान में आईएएस अफसर हैं टीना डाबी, ये फैसला उन्होंने लिया। सोचिए, आज हमारे देश में करीब 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी हैं और कई राज्य सरकारें उन्हें बसाने के लिए नियम भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अदालतों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें आप वापस नहीं भेज सकते। लेकिन पाकिस्तान से आए इन हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये नेताओं के लिए एक वोट बैंक नहीं है। जब सरकारी जमीन में हम जाके झुपड़ी बढ़ा के नहीं बैठेंगे तो और कहाँ जाएंगे। जब वहां हम जाकर बैठते कभी नगर पालिका आ जाती है, आज गाड़ी लेके जेसीपी लेके यूटी वाले वो आ गए, वो बात तोड़ दिया। जब 400 मजूरी कमाते हैं, बच्चों के पेट पालने के लिए हमारे को पैसा नहीं है। हमने झुग्गी बनाई, कोई ईटा मांगी, कोई पत्थर बनाए, तो हमने झुग्गियां बनाई। आज जाकर पूरा का पूरा नाश कर दिया पूरा लोगों ने। हमारे भाई जो आए हैं ये बहुत मुश्किल कार के आए हैं, यहाँ कांटों से गुजर के आए हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट में कल हमने आपको सूखे कुएं वाले भारत और स्विमिंग पूल वाले भारत की 2 तस्वीरें दिखाई थी। आज हम आपको एक बार फिर ग्रामीण भारत यानी सूखे कुएं वाले भारत की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और जल संकट पर अपने विश्लेषण की दूसरी जो सीरीज है वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आजादी के 76 वर्षों बाद भी देश के कुछ इलाकों में लोग किस तरह पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और इन लोगों के लिए ये संकट कितना बड़ा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो महाराष्ट्र की हैं। अब जो तस्वीर आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल के मालदा की हैं, जहां अब महिलाएं पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और ये लोग साफ पानी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में भी इसी तरह का जल संकट है और गांव के सभी लोगों को अपने घर में पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और नदी से पानी लाकर ये लोग किसी तरह मुश्किलों में अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जो वोट देकर अपना विधायक चुनते हैं और फिर अपनी सरकार चुनते हैं, और जो लोग इनके वोट से चुने जाते हैं वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके घरों में स्विमिंग पूल भी होते हैं, लेकिन इन लोगों को जमीन से एक बूंद पानी निकालना, एक बूंद पानी निकालना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को ये चुनकर सरकार में भेजते हैं वो लोग इनकी बेबसी का किस तरह से मजाक बनाते हैं, आज आपको हम वो दिखाएंगे। करीब 2 वर्ष पहले इस गांव में सरकारी खर्च पर एक पानी की टंकी का निर्माण हुआ और इस पर करीब 3 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन इसे बनाने से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई होमवर्क नहीं किया गया और जब इस जगह पर बोरिंग की गई तो पानी निकला ही नहीं। प्यास किस कदर बेरहम हो सकती है उसका नजारा पश्चिम बंगाल के बेल पहाड़ी आने पर आपको दिखाई देगा, जहां पर नदी का गंदा पानी पीने को लोग मोहताज हैं। और ये जो गांव है, सबर पाड़ा गांव है, भालुकपाड़ा गांव है, यहां पर ये जो पीने का पानी है इसका एकमात्र स्रोत ताराफेनी नदी का ये पानी है। आप देखिए किस तरह पानी को निकालकर घड़ों में भर रहे हैं यहाँ के लोग और यही पानी से खाना बन रहा है, यही पानी ये लोग पी रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में जो एक पंप बनाया गया था, एक टंकी बनाई गई है वाटर स्टोरेज के लिए। ये वो टंकी है जिसका निर्माण लगभग 2 साल पहले पंचायत समिति की ओर से किया गया था और टेंडर अमाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। लगभग 3 लाख रुपए ये खर्च हुए थे इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं आया। स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद बोरिंग बनाया। तो उल्टा काम किया, पहले तो बोरिंग कर लेना चाहिए था कि पानी है कि नहीं, तब स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। उसके बाद
करना चाहिए था। वो तो लोग तो पहले मना लिया, उसके बाद बोरिंग 2-3 जगह फूटा हुआ है, पानी नहीं है। तो ये दो भारत हैं, एक भारत है स्विमिंग पूल वाला भारत और दूसरा भारत है सूखे कुएं वाला भारत। लेकिन दोनों ही भारत के जो नागरिक हैं उनकी वोटों की जो वेटेज है वो बराबर है, दोनों के पास एक एक वोट ही है, लेकिन फिर भी इतनी नाइंसाफी है। और चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, और अगर मक्खी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए अपने आप को मूल्यवान बनाइए।